हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है या प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है उसको पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने जैसे कि पढ़ा था पीछे कि सेडिमेंटेशन, ग्रिट रिमूवल और स्क्रीनिंग होती है, जिससे हम जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सारे हम वेस्ट वाटर में से रिमूव कर लेते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है उन सॉलिड्स की जो कि वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में है या डिज़ोल्व्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो जो बिग सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं उनका रिमूवल हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान कर दिया। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं जो और वाटर में डिज़ोल्व, उनका हम रिमूवल करेंगे। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस प्रोसेस में यूज़ होता है। तो क्या होता है कि रिमेनिंग जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज कराया जाता है, जिससे कि बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाता है इन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का और पैथोजेंस के नंबर भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब इस ट्रीटमेंट के दौरान हमारा एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ होता है। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को कैरी आउट करते हैं। अब इसका मेन पर्पस सेकेंडरी ट्रीटमेंट का क्या है कि जो बीओडी हम रिमूवल कर रहे थे प्राइमरी ट्रीटमेंट से जितना रिमूवल हुआ है और एडिशनल हमें रिमूव करना है और सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करना है, जो कि हम अगर सिंपल सेडिमेंटेशन जैसा कि हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में किया था, सिंपल सेडिमेंटेशन, उससे हम रिमूव नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। तो उससे ज़्यादा हम बेहतर अचीव करने के लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे दो अप्रोच यूज़ होते हैं और दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एबिलिटी होती है जिससे वो ऑर्गेनिक वेस्ट को एक स्टेबलाइज्ड और लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, इस वाली जो एबिलिटी है इसका एडवांटेज ये प्रोसेसेस या अप्रोचेस यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है कि वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, इसको सिंपल कंपाउंड में, स्टेबलाइज्ड लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसी का एडवांटेज हमारे दो अप्रोच जो अभी हम देखेंगे वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस ट्रीटमेंट के दौरान जो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स हैं, जो कि हमारे दिस ट्रीटमेंट ट्रांसफर डिज़ोल्व ऑर्गेनिक कंटामिनेंट from a soluble form into suspended matter in the form of cell biomass, which can then be subsequently removed by particle separation processes. अब क्या है ना कि अभी वेस्ट वाटर में जो हमारे ये पोल्यूटेंट प्रेजेंट हैं, सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में है, मतलब इस तरीके से सस्पेंडेड है, आप इसको फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते। इसको फ़िल्टर आउट करने के लिए हमें इसको सेल बायोमास में कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, और ये सेल बायोमास में कैसे कन्वर्ट होता है यहाँ पे समझते हैं। जो हमने एरोबिक माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट वाटर में हमने डाला एरोबिक माइक्रोब्स को, उनको क्या ज़रूरत होती है, अपना रेस्पायरेशन कैरी आउट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है हमारे वेस्ट वाटर में, हम आर्टिफिशियली भी एरेट करते रहते हैं पानी को, तो उस ऑक्सीजन का यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और जो ऑक्सीडेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सेल टिश्यूज़। तो सेल टिश्यूज़ क्या है, अब ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ गया, अब ये सेटल डाउन हो सकता है, फिर हम इसको सिंपल सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो पहले जो वेस्ट था वो क्या था, सस्पेंडेड फॉर्म में था, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते थे फिल्ट्रेशन या फिर सस्पेंशन करके, लेकिन अब क्या है, सेल टिश्यूज़ में जब कन्वर्ट हो गया है तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। अब जो दो अप्रोचेस की हमने बात की थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एबिलिटी थी कि ऑर्गेनिक वेस्टेज को सिंपल स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, उन अप्रोचेस के बारे में देख लेते हैं। दो अप्रोचेस हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो दो अप्रोचेस कौन से हैं, पहला तो है सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट, दूसरा है हमारा अटैच्ड ग्रोथ ट्रीटमेंट। अब इन दोनों में बस एक छोटा सा फ़र्क है, जहाँ पे सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट, सस्पेंडेड से हमें पता चल रहा है कोई चीज़ सस्पेंशन में है, यहाँ पे अटैच जोड़ दिया गया है, यानी कि कोई चीज़ अटैच की हुई है हमने। तो यहाँ पे
अटैच्ड या सस्पेंडेड, हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। तो सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम पानी में ऐसे सस्पेंशन फॉर्म में छोड़ देते हैं, और जहाँ की अटैच ग्रोथ ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, माइक्रोब्स को हम किसी एक बेस पे अटैच करते हैं। ठीक है, अब इनके भी वेरियस सब फॉर्म्स हैं, मेनली हमें जो मेन हैं वो पढ़ने हैं। जैसे सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट में एक हमारा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, बहुत ही कॉमन है ये, इसको पढ़ना है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक तरीके से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बाद का ही एक स्टेप कह लीजिए, कहीं कहीं यूज़ होता है, वो है। उसके बाद हमारा है एरेटेड लगून्स या जिनको ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी कहते हैं, तो ये हमें पढ़ना है सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट में। अटैच्ड ग्रोथ ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर्स और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RBCs भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में हम सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अटैच ग्रोथ ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। अब ये जो अप्रोचेस के अंदर, दो अप्रोचेस के अंदर हमने जितने प्रोसेसेस देखे हैं ये एरोबिक प्रोसेसेस हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन होगा, और इनको प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फास्टेस्ट होते हैं और जो एंड प्रोडक्ट बनता है इस ट्रीटमेंट के बाद वो हार्मलेस होता है, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं अगर हम एनारोबिक प्रोसेस की बात करें, कहीं कहीं पे एनारोबिक बैक्टीरिया भी वर्क करते हैं डिग्रेडेशन के लिए, लेकिन उसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इतना ज़्यादा हार्मलेस नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, ये सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो ये कंपैरेटिवली हार्मलेस प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पर इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है कि बैक्टीरिया जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं और एंड प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, न्यू सेल्स, जिसको हम बायोमास कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया। तो ये हमारा बनता है, फिर ये जो बायोमास बना इसको अब हम इजीली रिमूव कर सकते हैं सेडिमेंटेशन से। अब सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, हमने जैसे कि पढ़ा कि माइक्रोब्स को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है वाटर में, जैसे जैसे वाटर ट्रीट होता है। तो इसके जो 3 प्रोसेसेस हैं हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये क्या होता है, अब स्लज क्या होता है, पहले स्लज को हम देख लेते हैं। स्लज क्या होता है, एक एक्टिव बायोमास होता है दैट इज फॉर्म्ड व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्लज क्या है, मेनली जो हम ऑर्गेनिक मैटर जो है वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंस, जब इनमें माइक्रोब्स वर्क करते हैं तो क्या होता है, ये सेल बायोमास में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सेल बायोमास ही है जो हम रिमूव कर सकते हैं और जो सेटल होने लगता है नीचे, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, स्लज। ठीक है, इसी स्लज को हम सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस यूज़ होते हैं, लेकिन हर वेरिएशन में 2 चीज़ें हैं जो कॉमन रहती हैं। पहला तो क्या कि ये जो प्रोसेस होते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं, मतलब रिएक्टर में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको समय समय पे इंजेक्ट किया जाता है, तो ये इस पर एक तो डिपेंड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये दे आर्टिफिशियली इंक्रीज द माइक्रोबियल मास इन द रिएक्टर बाय सेपरेटिंग आउट एंड रिटर्निंग बैक टू द एक्टिवेटेड स्लज टैंक अ लार्ज पोर्शन ऑफ द माइक्रोबियल सेल्स इन द रिएक्टर एफ्लुएंट। अब इजी भाषा में कहें तो क्या होता है, जैसे मान लिया इस रिएक्टर में हमारा ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे माइक्रोब्स वर्क कर रहे हैं, स्लज फॉर्म हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, सुपरनैटेंट जो ऊपर क्लियर लिक्विड है उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, और स्लज का हम क्या करते हैं, नीचे से रिमूवल करा देते हैं या दूसरे टैंक में, फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट होके हम फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि ये जो स्लज है ना, एक्टिव बायोमास जिसको हमने कहा एक्टिव सेल बायोमास, समय समय पे इसमें से थोड़ा सा सेल बायोमास यानी कि स्लज निकालकर हम वापस से इसमें डालते रहते हैं, ताकि यहाँ पे जो माइक्रोब्स की मात्रा है वो बनी रहे, ऑप्टिमम जो मात्रा है वो बनी रहे और हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू रहे। तो हम क्या करते हैं, समय समय पे यहाँ से थोड़ा सा स्लज लेते हैं, वापस इसको रिटर्न करके यहाँ पे डालते जाते हैं। तो ये सेकेंड वाले पॉइंट में हमारे यही लिखा है कि आर्टिफिशियली हम जो माइक्रोबियल मास है रिएक्टर में वो हम क्या करते रहते हैं, इंक्रीज़ करते रहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज टैंक में हम माइक्रोबियल सेल्स को जो है वो डालते रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी। अब जो ऑक्सीजन हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो क्या करता है, एरोबिक कंडीशंस को मेंटेन रखता है, और एरोबिक कंडीशन जो है वो रैपिड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसको क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे से होता है
और साथ ही साथ जो मिक्सचर है वेस्ट वाटर का और माइक्रोबियल सेल्स का, उनको एजिटेट करती रहती है, ठीक है, मिक्स करती रहती है, जिससे और ज़्यादा एफिशिएंट ये प्रोसेस बनता जाता है। इससे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी मिक्सिंग हमारे माइक्रोब्स के साथ बहुत थॉरली हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इंटायर मास जो है वो सस्पेंशन में बना रहता है और हमारा ये प्रोसेस बहुत अच्छे से चलता रहता है। अब ये जो एरेटेड वाटर है, ऑक्सीजन से जो भरा हुआ वाटर है और माइक्रोबियल मास है, इसके मिक्सचर को हम मिक्स्ड लिकर कहते हैं इस प्रोसेस में। तो मिक्स लिकर याद रखना है कि क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एरेटेड वाटर और माइक्रोबियल मास। स्लज हमने देख लिया कि क्या होता है। अब जो है वेस्ट वाटर को जब सफिशिएंट ट्रीटमेंट मिल चुका होता है, तो जो एक्सेस मिक्स लिक्वर होता है जो ट्रीट हो चुका है, उसको क्या कहते हैं, सेटलिंग टैंक्स के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। और ट्रीटेड जो सुपरनेटेंट होता है उसको हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल कहें तो जो स्लज होता है उसको हम अलग कर लेते हैं, उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम करते हैं, और जो ऊपर से हमें क्लियर लिक्विड मिल जाता है उसको हम आगे की ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो सेटल्ड मटेरियल है जिसको स्लज हम कह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न करते रहते हैं एरेशन सिस्टम में, जिससे कि न्यू वेस्ट वाटर को रीसीडिंग मिल सके, माइक्रोब्स की रीसीडिंग हो सके। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। रॉ वाटर जाता है, ठीक है, एरेशन टैंक में, जहाँ पर हमने ये एरेशन टैंक लगाया हुआ है, ऑक्सीजन इंजेक्ट होता रहता है यहाँ पे, और माइक्रोबियल मास इसमें रहता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। उसके बाद ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है क्लैरिफायर यानी सेडिमेंटेशन टैंक। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान भी सेडिमेंटेशन किया था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन कहते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी हम सेडिमेंटेशन करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन कहते हैं या क्लैरिफायर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो स्लज निकलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और समय समय पे क्या करते हैं, स्लज का कुछ पोर्शन जो है वो हम रीसर्कुलेट करते रहते हैं वापस से एरेशन टैंक में, और जो ट्रीटेड वाटर है उसको हम फर्दर आगे की ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज देते हैं। अब ये जो स्लज है ना, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं वापस, तो इसको हम रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ठीक है, RAS, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। तो यहाँ पे ये देखिए सेकेंडरी क्लैरिफायर है, जिसको सेटलिंग टैंक भी कहते हैं। उसके बाद अब बारी आती है हमारी मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स की। अच्छा, इस डायग्राम में भी देखिए वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट को हम एरेशन टैंक यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे बायोरिएक्टर्स जहाँ पे हम किसी मेम्ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्यों यूज़ होते हैं मेम्ब्रेन, जिससे कि हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के जो टैंक का साइज़ है ना उसको रिड्यूस कर सकें और सस्पेंडेड सॉलिड सेपरेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें। अब यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स का यूज़ होता है, माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स का यूज़ होता है। द मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल रिएक्टर्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द मिक्स्ड लिकर इनटू हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन सबमर्ज्ड इन द एक्टिवेटेड स्लज एरेशन टैंक। अब ये जो स्लज एरेशन टैंक्स होते हैं ना, इसी के अंदर ये हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन सबमर्ज्ड होते हैं, और वाटर क्या होता है जो उसको उसमें से पास कराया जाता है। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर जो हम यूज़ कर रहे थे ना, ये सेकेंडरी क्लैरिफायर, इसके यूज़ को ख़त्म कर देता है। हमने यहाँ पर ही मेम्ब्रेन लगा दिया है, तो क्या होगा, वाटर ट्रीट होगा, और इससे जब पास होगा तो क्या होगा, यहीं पर जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स हैं वो इस फिल्टर में ट्रैप हो जाएंगे और आगे क्लियर वाटर जाएगा, जिससे हमें ये सेकेंडरी क्लैरिफायर का जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस था इसको हमने छोड़ दिया, मतलब इसको ये करने की अब ज़रूरत नहीं है। It thus allows avoiding the need for a secondary clarifier in the conventional activated sludge process। जो conventional activated sludge process था वहाँ पे हम secondary clarifier को यूज़ कर रहे थे, उसकी नीड को अभी अवॉइड कर देता है membrane bioreactor। The microfiltration fibers have a pore size of about 0.2 micrometer, so they are very effective in producing low total suspended solid effluent। तो इसके जो pore size होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, जिससे suspended जो solids होते हैं ना उनको काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है ये माइक्रोफिल्ट्रेशन फाइबर। तो हमें एफ्लुएंट काफ़ी लो TSS वाला ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, फाउलिंग प्रॉब्लम्स, मतलब जो फिल्टर्स होते हैं ना वो बहुत क्लॉग हो जाते हैं और समय समय पर इसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना एफिशिएंट जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड्स का रिमूवल हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट में, प्री ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद ये एरेशन जोन यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में गया,
फिर इसके आगे ही हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा दिया, जिससे क्या होगा, जो भी सॉलिड पार्ट है वो यहाँ पे मेम्ब्रेन रुक जाएगा और क्लियर वाटर हमारा आगे की ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। तो इतना था हमारा माइक्रो फिल्ट्रेशन फाइबर्स का या मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट हमारा सस्पेंडेड जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, लास्ट उसमें आ जाता है एरेटेड लगून, या जिनको हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और शैलो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, 1 to 2 मीटर इनकी डीपनेस होती है, जहाँ पे रॉ या फिर प्राइमरी ट्रीटेड सीवेज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं। वही हो रहा है जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हो रहा है, बस फ़र्क ये है यहाँ पे कि यहाँ पे शैलो पॉन्ड्स में हो रहा है ये चीज़। अब यूट्रॉफिक लेक जो होता है ना, जहाँ पे जिस लेक में न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे ही कुछ कंडीशंस इन पॉन्ड्स में भी हमें देखने को मिलती है। अब क्या होता है, ये पॉन्ड भी या तो सिंगल हो सकते हैं या तो कई सीरीज़ में इनको कनेक्ट करके बनाया जाता है, जैसे कि एक एनारोबिक पॉन्ड होगा, एक फैकल्टेटिव पॉन्ड होगा, एक मैच्योरेशन पॉन्ड होगा, इस तरीके से हो सकता है। फ़िलहाल हमें जो पढ़ना है वो है फैकल्टेटिव पॉन्ड, ठीक है। अब पॉन्ड जो होते हैं वो डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि एरोबिक कंडीशन जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, और जो कि बॉटम की तरफ एनारोबिक होता है, मतलब ये अगर पॉन्ड है तो ऊपर की तरफ हमारे एरोबिक कंडीशंस होंगे और बॉटम की तरफ एनारोबिक, तो ऐसे पॉन्ड को हम फैकल्टेटिव पॉन्ड कहते हैं। Such ponds having a mix of aerobic and anaerobic conditions are called facultative ponds. In ponds, the oxygen required for aerobic decomposition is derived from surface aeration and algal photosynthesis. अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है डिकम्पोजिशन करने के लिए, क्योंकि जो हम माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं वो तो एरोबिक है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो वो ऑक्सीजन हमें सरफेस एरेशन, यानी कि ये जो पॉन्ड का सरफेस है, यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती रहती है, तो इससे ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही साथ एल्गी जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पॉन्ड में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हमें पता है फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन। तो इन दोनों प्रोसेस से हमारे ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बनी रहती है। और जो डीपर लगून्स जो होते हैं हमारे, वो डीपर पॉन्ड्स होते हैं, इनसे थोड़े डीप होते हैं, तो इनको हम कभी कभी मैकेनिकली भी एरेट करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली भी एरेट करते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है इसमें 2 मेजर स्टेप्स होते हैं। क्या, सबसे पहले तो द कार्बोनेशियस मैटर इज़ फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। क्या होता है, जो कार्बोनेशियस मैटर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अब ये एल्गी क्या होते हैं, इन एंड प्रोडक्ट्स का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है वो फिर से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ आता है और वो डिकम्पोजिशन फर्दर करते हैं। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। As a result of the reactions in the pond, organics in the waste water are partially oxidized and partially converted to algal cells, ठीक है। तो पार्शली क्या होता है, ऑर्गेनिक्स जो होते हैं वो वेस्ट वाटर में पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और पार्शली एल्गी सेल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो क्या हो रहा है, हमारे माइक्रोब्स जो है वो क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक्स पे एक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये यूज़ करते हैं हमारी एल्गी, और एल्गी क्या बनाती हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो उसके एंड प्रोडक्ट में हमारे ऑक्सीजन यूज़ होता है। ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन फिर से माइक्रोब्स यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर फिर से डिकम्पोज करते हैं। इस तरीके से एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो कुछ हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पर, और कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एल्गी यूज़ कर लेती हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। ये हमारा, और ये देख सकते हैं आप, ये है लगून, ऑक्सीडेशन पॉन्ड इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए एरेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये प्रोसेस है जहाँ से आप समझ सकते हैं, सेटल्ड सीवेज है, उसको यहाँ पॉन्ड में डाला जाता है। देख रहे हैं विंड एक्शन से ऑक्सीजन हमारी, सरफेस एरेशन होता है हमारा। सनलाइट भी यहाँ प्रेजेंस है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं 2 ऊपर की तरफ एरोबिक कंडीशंस है, नीचे की तरफ एनारोबिक। यहाँ पे क्या होता है, रॉ वेस्ट होते हैं जो, ठीक है, कुछ उसमें से क्या होता है, सेटलेबल सॉलिड्स होते हैं जो कि सेटल हो सकते हैं, तो वो नीचे जाके बॉटम में सेटल हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है,
एनारोबिक कंडीशन में इनका डिकम्पोजिशन होता है। तो जो सेटल्ड स्लज है उसमें जो ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट हैं वो पहले ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो रॉ वेस्ट में ऑर्गेनिक्स हैं उनको क्या करती हैं, बैक्टीरिया उन पे एक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर इन प्रोडक्ट्स का एल्गी यूज़ करती हैं और एल्गी फोटोसिंथेसिस में इनका यूज़ करती हैं तो ऑक्सीजन बनती है। फिर यही ऑक्सीजन बैक्टीरिया हमारी यूज़ करती हैं, तो इससे हमारी एल्गी की भी न्यू सेल्स बन रही हैं, बैक्टीरिया की भी न्यू सेल्स बन रही हैं। तो अब हमारे जो ट्रीटेड एफ्लुएंट होगा उसमें एफ्लुएंट होगा, एल्गी और बैक्टीरियल दोनों सेल्स होंगी। बाकी इन दोनों को आगे फिल्ट्रेशन करके या सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव कर लेते हैं और हमें आगे क्या मिल जाता है, इफ्लुएंट। तो ये हमारा था एरेटेड लगून या ऑक्सीडेशन पॉन्ड। आज के इस लेक्चर में हमने जो सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट हैं उनके तीनों इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस हैं उनको स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अटैच ग्रोथ ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर्स और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये हम पढ़ेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही आपको इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।